अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस जो कि एफएससी और फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर का सिलेबस है, जबकि नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है इसमें वो इंक्लूड नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल सॉल्यूशन के सारी क्लासेस के लिए। तो इसलिए पहले मैं करवाऊंगा आपको नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन। अब लीनियर, सबसे पहले तो ये है कि इनकी डिग्री फर्स्ट है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, स्केयर की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जी की फॉर्म में है। तो या फिर है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एक्स थ्री की फॉर्म में है। तो एक्स थ्री का मतलब भी जी होता है, एक्स टू का मतलब भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड एक्सिस होता है, जबकि एक्स वन का मतलब जो हमारे पास एक्स वन का मतलब एक्स एक्सिस होता है। अब स्टूडेंट मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास, क्योंकि जर्नल लेक्चर दे रहा हूँ मैं नाइन्थ क्लास को, फर्स्ट ईयर को और फोर्थ ईयर को, तो मैं पहले 2/2 का करवाऊंगा। जब 2/2 को हम इन्वर्स मेथड से भी करेंगे और क्रैमर रूल से भी करेंगे तो नाइन्थ क्लास यहाँ से स्किप हो जाती है, क्योंकि नाइन्थ क्लास का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास फिर 3 रह जाएंगी, तीन का, क्योंकि हम नाइन्थ में सिर्फ 2 को सॉल्व करते हैं, और लीनियर और नॉन होमोजीनियस। अब इसका मतलब ये है कि जो होमोजीनियस हैं वो इक्वेशंस पूरी जीरो के इक्वल होती है, जैसे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब नाइन्थ में एक और मसला भी है, तीसरा क्वाड्रेंट भी नहीं है, स्पेस में बात नहीं हो रही, हमारे पास जो लाइन है वो किस में है, प्लेन में है। एक्स प्लस वाई की फॉर्म में इज इक्वल टू समथिंग, जीरो भी नहीं है, क्यों कि जीरो से होमोजीनियस, और उसमें हम होमोजीनियस का सोल्यूशन नहीं पढ़ते, उसमें हम पढ़ते हैं सिर्फ नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन। अब पहले मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, तो मैं जर्नल क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं लिखता हूँ क्योंकि आपको मेथड आना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे नाइन्थ की ऐसी बुक तो अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है उसमें तो सारे क्वेश्चन जो है वो 3 के लिखे हुए हैं, 3 इक्वेशंस का सोल्यूशन है, जबकि मैं तो नाइन्थ को भी पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक जर्नल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, अब इसके साथ मैं लिखता हूँ x प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखिए ये 2 इक्वेशंस हैं। अब आपने ये भी ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पे मालूम हो रहा है कि इनका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वो जीरो नहीं आ रहा उसका आंसर, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर का हमारे पास इन्वर्जन मेथड में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और जब हम क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे तो फिर भी हमें एक डिटर्मिनेंट लेना होता है, तो फिर भी हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने ये इक्वेशंस लिखी जर्नल। अब मैं इसको दोनों मेथड से आपको करवाऊंगा। तो स्टूडेंट मैं आपको करवाता हूँ क्रैमर रूल से भी, और फिर हम साथ साथ करेंगे इसका सोल्यूशन जो है वो इन्वर्जन मेथड से भी। तो पहले हम इन्वर्जन मेथड से करते हैं ताकि आपने जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी है इन्वर्स की, डिटर्मिनेंट की, वो भी आपकी सारी अप्लाई हो जाए। तो स्टूडेंट इसको सिंपल आप लिखें 2x प्लस 3y, ये तो क्वेश्चन है ना, हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो सोल्यूशन में क्या है, इज इक्वल टू 8, हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखें, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ लिखते हैं कि पता नहीं ये फार्मूला, जनाब ये फार्मूला नहीं है, ये एक मेथड। देखिए मैं अभी आपको बता दूं कि इससे हम इस तरफ क्यों लिखते हैं, 2 3 1 1। स्टूडेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कि ये इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक्स और वाई है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट परेशान ना हो, एक्स वन जो होता है वो एक्स के लिए और एक्स टू जो है वो वाई के लिए होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा 8 और 1। अब कुछ हजरात यहाँ पे आके कहते हैं कि सर ये क्या हो गया, और या फलां बंदा गलत पढ़ा रहा है, फलां बंदा ऐसे कर रहा है। तो जनाब अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3y x प्लस वाई इज इक्वल, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन से, इज इक्वल टू 8 1। ये एक्स्ट्रा वर्क है, मैं आपको साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इससे हम इस फॉर्म में कैसे आते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, अब एक हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, तो हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं इसमें और इसमें 1 कॉलम है। तो जनाब ये ऑपरेशन है, जब 2 एंट्रियों में ऑपरेशन होता है तो उसका मतलब वो एक ही एंट्री होती है, ये है। अब जबकि इसका ऑर्डर भी क्या है, 1। जब इनका ऑर्डर सेम है तो दरमियान में क्या लगा हुआ है, इक्वल। तो इक्वल तो तब हो सकते हैं जबकि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रियां भी सेम हो। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। जनाब ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आई, फिर इससे हमने ये कैसे लिखा, तो वो इस स्टेप से है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा वर्क था। अब स्टूडेंट इनके नाम रखने हैं। कुछ हजरात यहाँ पे ये लिख देते हैं कि a x इज इक्वल टू b,
तो जनाब ए एक्स इज इक्वल टू अगर बी है, यही बात मैं मान लेता हूँ, तो फिर आप जब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो फिर एक्स को अलग आपने कैसे किया, ये जस्ट नाम रखे हुए हैं हमने। तो यहाँ पे आप नाम रखते वक्त आप ये काम नहीं करेंगे, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ए है, ये हमारे पास एक्स है, या ये बी है, या आप इसकी बजाय यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये ए है, ये एक्स है, और ये क्या है हमारे पास बी है। अब आप अगले स्टेप में फिर लिखेंगे, अगर हम ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, बी आता है, जो कि मैंने अभी मल्टीप्लाई किया और हमारे पास बी आया है आंसर। तो बी तो ये वाला मैट्रिक्स है पूरा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने एक एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो ए को इधर आके डिवाइड कर दें, जबकि मैट्रिक्स में तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसका इन्वर्स अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट वो काम मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इन्वर्स कैसे अप्लाई करते हैं। ये इस साइड पे तो आप इस साइड पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे, जबकि आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई को फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला। ये हमारा फार्मूला है किसका, इन्वर्जन मेथड का। अब इन्वर्जन मेथड का, इन्वर्स मेथड का ये फार्मूला, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास बी मौजूद हो, ए इन्वर्स मौजूद हो, हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर को हम एक्स कह सकते हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ए का इन्वर्स। अब ए की इन्वर्स की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी है, उसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी है। उस पिछले लेक्चर में हमने क्या लिखा था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ओके, अब कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जी जब ए बी की बारी आती, कहीं आपको ए बी इन्वर्स लेना पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो जनाब ये बात नहीं है, जिसका आप इन्वर्स ले रहे हैं उसी सारे का डिटर्मिनेंट और वही सारे का सॉरी एडजॉइंट उस सारे का और उस सारे का नीचे डिटर्मिनेंट होता है। ऐसी बात नहीं होती कि आप सिंपल ए का इन्वर्स है तो ए इधर लिखेंगे, ए बी का इन्वर्स है ए बी और नीचे बी डिटर्मिनेंट। अब हमें अगर ये वाली चीज़ें भी मिल जाएँ तो हम इसमें ये पुट करके इसका आंसर सॉल्व निकाल सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो ए क्या है, ए है हमारे पास 2 3 1 1। अब ये देखें, जो हजरात ये कहते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, अगर ऐसी बात है तो फिर ए को अलग ऐसे कहाँ लिख सकते हैं कि ए एक्स दोनों मल्टीप्लाई होकर बी बना रहे हैं। तो जनाब वो ये स्टेप है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जबकि ये सिंपल एक नाम है, इसका नाम ए है, इसका नाम एक्स है और इसका नाम बी है। तो ए इज इक्वल टू, अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, तो ए का एडजॉइंट हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट कैसे, इसकी क्या करें आप पोजीशन चेंज कर दें इन एंट्रीज की और इन एंट्रीज का साइन चेंज कर दें। ये भी हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, -2 -1 और 3 1, सॉरी इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो हमने गलत किया। क्या आएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज 1 2 -1 और -3। स्टूडेंट गलती के चांसेस हो सकते हैं, तो आप ये वाला ठीक है एडजॉइंट। अब हम लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये नहीं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ले लें। तो जनाब डिटर्मिनेंट का क्या, ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 1, डिटर्मिनेंट 2 -3 विच इज इक्वल टू -1। ओके, अब हमारे पास जो ए का इन्वर्स है वो क्या है, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 1 -3 -1 और 2। स्टूडेंट ये इसके नीचे बटा क्या है इसका -1। अब इसकी यहाँ पे लिखने की बजाय आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं -1/1, तो ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सिंपल ये लिख सकते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब ये वाली जो टर्म है ए का डिटर्मिनेंट है, अगर ये वाली टर्म फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों कि जब आप फिर इस ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा पंगा। मेरे पास यहाँ पे हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया है। ए इन्वर्स को फाइंड करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ए इन्वर्स हमारे पास वो इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो -1 3 -1 -2, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है ए के इन्वर्स का। स्टूडेंट जब ए का इन्वर्स हमारे पास ये है तो -1 सॉरी हमने एक्स फाइंड करना है, तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स -1 3 1 और -2 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, तो बी हमारे पास क्या था 8 और 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है, हमारे पास -8 + 3 -8 3 और हमारे पास यहाँ पे 8 -2, तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, जबकि एक्स क्या था, एक्स और वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें कि आपके पास जो आंसर आ रहा है एक्स और वाई इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास -5 जबकि 6।
स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए मैं ये दोबारा कर रहा हूँ कि पहले थोड़ा मिस्टेक से मेरे से ये -6 लिखा गया, तो इस वजह से मैं -5 दोबारा कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसको अब देखिए, कुछ लोग ये कि यहाँ पे कह देते हैं कि ये हमारे पास पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। तो स्टूडेंट ये बात भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक रट्टा है कि पहला आंसर पहले का, दूसरा दूसरे का। स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास x और y एक मैट्रिक्स है जो 2/1 का है, जबकि हमारे पास -5 और 6 भी एक आंसर है जो कि 2/1 का है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि इनका ऑर्डर सेम है, पहली बात। दूसरा, इनमें इक्वल लगा हुआ है। अब जब इक्वल कब हो सकते हैं, जब दो कंडीशंस हो, एक इनके ऑर्डर सेम हो, दूसरा इनकी एंट्री सेम हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, कि इस कोने वाली एंट्री इस कोने वाली एंट्री के बराबर हो, नीचे वाली एंट्री नीचे वाले के बराबर हो। तो जनाब ये बराबर तब होंगे जब x हमारे पास -5 होगा और y हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। स्टूडेंट यहाँ से हमारा ये आंसर आता है। और इसी तरह फिर हम कन्वर्जन